Good evening students. Today in present video we will see how to compute coefficient of correlation by rank difference method. I know that you are very eagerly waiting for this question. So today we will see how to compute coefficient of correlation. This rank difference method has coined by Spearman, a greatest psychologist who have coined rank difference method, and he is known as the father of rank difference method. अभी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन याला मराठीत आपण म्हणतो सहसंबंध गुणक और हिंदी में बोलेंगे सहसंबंध गुणांक. अब आपको क्या है ना, रैंक डिफरेंस मेथड श्रेणी अंतर पद्धत का प्रयोग करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है. इस प्रकार से आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा. यहाँ पर स्टूडेंट्स टेस्ट 1 या टेस्ट 2 इसके जगह पे आपको x और y इस प्रकार से भी दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर टेस्ट 1 जैसे कि एक स्टूडेंट को टेस्ट फर्स्ट में 18 मार्क्स मिले, टेस्ट सेकंड में 25 मार्क्स मिले, इसलिए हम इसको टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ही कहेंगे. फिर बी स्टूडेंट को फर्स्ट टेस्ट में 12 और सेकंड में 17, सी को 15, सेकंड में 32, डी को फर्स्ट में 18, सेकंड में 22, ई को 17, फिर 32, एफ को 11 और फिर 8, जी को 12 सेकंड टेस्ट में 17, एच को 18 सेकंड टेस्ट में 21, आई को 8 सेकंड टेस्ट में 21. काफी अच्छी प्रोग्रेस. जे फर्स्ट टेस्ट में 13 और सेकंड में 5. इस प्रकार से 18, 12, 15, 18, 17, 11, 12, 18, 8 एंड 13 टेस्ट 1 की यहाँ पर देखिए मार्किंग की है. टेस्ट 2 25, 17, 32, 22, 32, 8, 17, 21, 21 और 5. इसका है ना देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे आपको, और ऑलरेडी इसका फॉर्मूला आपको पेपर में दिया जाएगा. बस एक बात ध्यान में रखना है, देखिए आप जब भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो जो आप है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हो, ज्यादा अपन मराठीत म्हणतो आपण रचना करतो, यदि है ना वह रचना एक्यूरेट करेंगे तभी है ना आप डी स्क्वेयर का समेशन निकालेंगे और है ना उसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. मान के चलो रैंकिंग देते समय रैंक 1, रैंक 2, फिर डी निकालते समय या डी स्क्वेयर निकालते समय यदि कुछ भी थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है. इसलिए इसको बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखिए टेस्ट 18 में सॉल्व करने जा रहे हैं हम. टेस्ट 18 देखिए टेस्ट फर्स्ट में 18 कॉमनली कितने बार आया है, देखिए 1, 2 और 3. इसलिए है ना ऐसे कॉमन जो नंबर्स होते हैं इसको कहीं ना कहीं आप स्टार दे दीजिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो. फिर यहाँ पर देखिए 12 भी एक बार आया है, यहाँ पर भी 12 एक बार आया है, तो 12 और 12 यहाँ पर देखिए 2 बार आया है, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं एक स्टार दे दीजिए या इस प्रकार से चिन्हांकित कर दीजिए, आपको पहचानने में आसानी होगी. टेस्ट 2 में भी देखिए है ना कॉमन संख्या है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर भी 17 है, दो जगह 17 है. फिर बाद में 32 भी है, 32 यहाँ पर भी है, फिर 21 यहाँ पर भी है और 21 यहाँ पर भी है. तो देखिए आप जब
रैंक देते हो, इसमें से क्या करना है कि फर्स्ट नंबर किसका है, सेकंड नंबर किसका है, थर्ड नंबर किसका है, इस प्रकार से आप देखिए इसको रैंक देते हैं तो वही आपका R1 बच जाएगा रैंक। अब जब रैंक हम देते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो 10 अंक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स है ना आपका एन जो है 10 है। यहाँ पर अब 10 बच्चों की आपको रैंकिंग करनी है टेस्ट के अनुसार, तो उसको देखिए रैंकिंग करते समय एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 18 कितने बार आया, 18 2 बार आ गया, और 18 3 बार आ गया, तो इसको भूलना नहीं है हमें। यदि हम थोड़ा सा भी भूल गए तो कहीं ना कहीं अपनी रैंक गलत हो सकती है। उसके बाद 18 के बाद जो नंबर आएगा वह 17 है, तो 17 लिख देंगे। 17 के बाद 15 है, तो 15 लिख देंगे। 15 के बाद डायरेक्ट 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। हम R1 निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। टेस्ट फर्स्ट की है ना R1, देखिए यहां से है ना एक बात ध्यान में रख रहे हैं हम, टेस्ट 1 की R1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है ना टेस्ट 1 से सहसंबंध है इसका। फिर 13 के बाद जो संख्या आती है वह 12 है, वो भी 2 बार है क्योंकि स्टार्ट करके रखे हमने 12 12 और एक बार 12। फिर बाद में 12 के बाद 11 है, तो 11 लिख देंगे। उसके बाद में है ना लास्ट का बचा है 8, तो 8 यह लास्ट नंबर का बैक बेंच स्टूडेंट है ये, तो उसको रैंक ऑब्वियसली देखिए जो आए है वो बैक बेंच स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी रैंक 10th होनी चाहिए क्योंकि 10 ही है ना स्टूडेंट है यहाँ पर। 18 18 और 18 ये देखिए 3 बार है, तो इसको हम देखिए 1 2 रैंक दे दे 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 8 वाला 10 पे आ गया, ये हो गई रैंक। परंतु 18 और 18 तीनों कॉमन है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं दे पाएंगे, तो क्या करना है हमें उनको कॉमनली है ना हमें अवॉर्ड करना है। इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका आप एवरेज निकाल दीजिए 1 + 2 और 2 + यहाँ पर 3, तीनों का है ना पता है क्या योग 1 + 2 + 3, इसका है ना मिलेगा आपको 6। कितनी संख्या है 1 2 और 3 अपॉन 3, तो आपको है ना इसकी वैल्यू मिलेगी 2। तो तीनों को है ना देखिए कॉमनली हमें है ना रैंक देनी है 2। फिर 14 इंडिविजुअल है, ये 17 इंडिविजुअल है इसलिए उसको 4th रैंक देंगे। 15 भी इंडिविजुअल है 5th रैंक देंगे। 13 भी इंडिविजुअल है 6। 12 और 12 यहाँ पर देखिए 2 अंक का है 7 + 8 2 है, इसलिए यहाँ पर अपॉन है ना 2 देंगे। यहाँ पर है ना 3 है, देखिए 1 2 3 इसलिए अपॉन 3 दिया हमने। फिर इनका है ना योग कर लिया 5 and 1 6 अपॉन 3, आपको है ना वैल्यू मिली 2, तो ये सेकंड रैंक तीनों को कॉमनली देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 7 और 8 आएगा 15 / 2, तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.5। इसका मतलब दोनों को रैंक हम देंगे 7.5। देखिए इनकी रैंक क्या बनेगी 7.5 और इन तीनों की है ना रैंक बनेगी 2। फिर 9 जो 9th रैंक देने वाले हैं हम वो 11 इंडिविजुअल है और 8 भी यह भी इंडिविजुअल है, इसलिए इसको 10th रैंक देंगे। अब देखिए ये तो आपको है ना जस्ट ये रफ वर्क करना पड़ेगा वहां पर, तो इसके हिसाब से है ना देखिए अब यहाँ पर हम रैंक देंगे।
अब जहां जहां 18 18 है उसको 2 2 रैंक दे देंगे, 2 2 2। 3 किसी को नहीं है, फिर 17 को 4th रैंक देंगे, 15 को 17 यहाँ पर है, 17 को 4th रैंक देंगे, 15 को 5th रैंक देंगे, 13 को 6th रैंक देंगे, 12 और 12 दो बार है ना यहाँ पर, तो 7.5 रैंक आई है। 12 है 7.5, यहाँ पर भी 12 है 7.5। फिर बचा एक 8 नहीं 11 बचा है, 11 की रैंक है 9th और 8 की रैंक है यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से रैंक हो गई, 18 को सेकंड, 18 को सेकंड और 18 को सेकंड। उसके बाद 17 को 4th, 15 को 5th, 13 को 6th, 12 और 12 7.5 7.5। फिर 11th जो है नंबर उसको हमने 9th रैंक दे दी, और 8 जो नंबर है उसको हमने 10th रैंक दे दी। तो इस प्रकार से R1 हमने दे दिए, इसकी रैंकिंग करनी, इसका पहला नंबर, इसका लास्ट नंबर, ठीक है। इस प्रकार से और हम रैंक 2 निकालेंगे टेस्ट 2 की। टेस्ट 2 की अब यहाँ पर है ना, देखिए हम रैंक निकालेंगे। ये एक बार है ना केयरफुली देख लीजिएगा आप, यदि इसमें कुछ गड़बड़ रहेगी तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली रैंकिंग करनी है। और रैंकिंग करने के बाद है ना आप एक बार इसको जांच लीजिए कि हमने है ना रैंक करेक्ट दी या नहीं। फिर चलते हैं रैंक 2 को निकालने के लिए। टेस्ट 2 की हम रैंक निकालेंगे, इसको भी हम है ना थोड़ा सा है ना देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे अंक जो बड़ा होगा उसको है ना देखिए, पहले सबसे बड़ा अंक ये देखिए यहाँ पर 32 है और ये 32 है, दो बार आया है 32, इसको है ना ध्यान में रखना है। तो आपको दो बार लिखना है 32 और ये 32। फिर उसके बाद 32 के बाद जो नंबर आएगा वह देखना है आप, 25 है, तो यहाँ पर देखिए 25 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 25 के बाद 22 है, तो 22 लिख दिया। 22 के बाद 21 है और 21 है, देखिए कॉमन है यहाँ पर, ये दो संख्याएं कॉमन है, इसलिए आपको दो बार लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 21 और यहाँ पर 21 नीचे लिख ले, आप है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 21 के बाद जो संख्या है छोटी, उसके बाद वह 17 है, और देखिए ये एक बार आया है 17 और ये एक बार आया है 17, इसलिए हमें दो बार लिखनी पड़ेगी टेस्ट के बारे में। फिर उसके बाद 17 के बाद जो नंबर है वह 8 और 5। अब देखिए आप है ना जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो तो आपको देखना है कि आपने 10 अंक वहां पर लिखे हैं या नहीं। यदि है ना 9 अंक लिख दिया तो गलत हो सकती है रैंक आपकी। तो हम जांच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका मतलब हमने अंक बराबर लिखे। अब देखिए 32 और 32 यहाँ पर दो बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप अंक लिख लीजिए। 32
एक को 32 देखिए 32 को 1 है 32 को 2 है यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 दो संख्या है इसलिए अपॉन 2 3 अपॉन 2, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.5। तो 32 जो है उसको आपको 1.5 इस प्रकार से रैंक देनी पड़ेगी। फिर 25th इंडिविजुअल है इसलिए उसको थर्ड रैंक दे दी। 22 भी है ना इंडिविजुअल है, उसको फोर्थ रैंक दे दी हमने। फिर 21 और 21 यहाँ पर देखिए 5 प्लस 6 दो संख्या है इसलिए यहाँ पे अपन। फिर यहाँ पर देखिए 11 अपॉन है ना 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब उसको रैंक देनी पड़ेगी आपको 5.5। 21 को 5.5 रैंक देनी पड़ेगी। इसके बाद ये भी यहाँ पर कॉमन है 7 प्लस 8 15 अपॉन 2, तो इसको रैंक देनी पड़ेगी 7.5। 8 इंडिविजुअल है 9th रैंक दे दी, 5 इंडिविजुअल है 10th रैंक दे दी। इस प्रकार से देखिए रैंकिंग कर लिया हमने, तो यहाँ पर हमें लिखना है 32 को हम दे रहे हैं 1.5 मिटा रहे हैं यहाँ पर हम 32। देखिए यहाँ पर 32 टेस्ट 2 की है ना रैंक दे रहे हैं हम यहाँ पर। टेस्ट 2 की रैंक 32 को हमने दे दिया 1.5 और 32 यहाँ पर भी है, इसको भी हम दे रहे रैंक 1.5। 25th को रैंक देंगे हम, 25 को रैंक देंगे हम थर्ड, यहाँ लिख दिया थर्ड। फिर 22 को हम रैंक दे रहे फोर्थ। फिर 21 और 21 दो बार है इसलिए यहाँ पर 5.5 यहाँ पर देखिए 21 5.5, यहाँ पर देखिए 21 5.5 रैंक दे रहे हैं। उसके बाद 17 और 17 दो बार आया है, तो 17 की रैंक हमने दी 7.5 और उसके बाद और 17 है 7.5। फिर अब जो बचे अंक है हमारे 8, इसको रैंक दे दी हमने 9 और ये 5 बचा है यहाँ पर देखिए 5, इसको हमने रैंक दे दी 10। इस प्रकार से आपको देखना है 3 7.5 1.5 4 1.5 फिर 9 7.5 5.5 5.5 और है ना बाद में 10। अब देखिए ये जो आपने रैंक दी है यह करेक्ट है या नहीं, इसको जांचने के लिए आपको देखो एक टेक्निक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका पूरा जो टोटल है और रैंक 2 का जो टोटल है वह सेम आना चाहिए। यदि आपका दोनों का टोटल सेम आता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने R1 और R2 प्रॉपरली दिया है। यदि मान के चलो किसी का टोटल है ना 54 आता है और है ना सेकंड है ना रैंक का यदि 55 है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप गलत हो। इसलिए अब देखिए कैलसी में यदि करेंगे आप R1 और R2, इसका टोटल, इसका भी टोटल पॉइंट में हो या है ना देखिए फुल नंबर में हो, आपको कैलसी में टोटल यदि करेंगे तो 55 मिलेगा R1 का टोटल और इधर 55 मिलेगा। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल आता है तो समझ लेना कि आपने R1 और R2 प्रॉपरली दी। अब क्या करना है, R1 में से R2 माइनस करना है तो आपको मिलेगा D। तो फिर देखिए 3 में से है ना 2 गया तो यहाँ पर है ना -1 आ जाएगा, क्योंकि है ना बड़ी साइन है तो -1।
7.5 में से 7 पॉइंट यहाँ पर 0 ही बचेगा। अब देखिए 5 में से है ना 1.5 गया तो इसलिए है ना 3.5 आना चाहिए। इसके बाद 4 में से 2 गया तो ये होगा आपका -2। फिर 4 में से यहाँ पर 1.5 चला गया तो ये बचेगा आपका 2.5। फिर 9 में से 9 0, 7.5 में से 7 पॉइंट यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब देखिए 5.5 में से यदि है ना 2 गए तो रहेंगे आपके 3.5, और 10 में से यदि आप 5.5 निकाल रहे हो तो ये बचेगा आपका 4.5, 4.5। 10 में से अभी है ना मान के चलो 6 निकालते हैं हम, 10 में से 6 तो वो हो जाएगा आपका -4। अब देखिए इसका हमें स्क्वायर करना है, डी का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो डी का है ना स्क्वायर करेंगे। अब एक बात ध्यान में रखिए, स्क्वायर करते समय प्लस और माइनस इसको भूल जाओ, सीधा जो भी है अंक 1 × 1 आपको है ना 1 मिलेगा, माइनस और प्लस जो भी रहेगा उसका स्क्वायर आपको फुल नंबर में मिलेगा, 0 का मिल जाएगा 0 स्क्वायर। अब देखिए कल का टेक्निक हमने बताया था, पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ पर 25, और 3 के बाद जो नेचुरल नंबर है वह 4 है तो फिर आपका बन जाएगा 12। 4 × 3 12, 0.25। फिर 2 × 2 वो बन जाएगा आपका 4। फिर आप यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो ये हो गया 25। इसके बाद की जो नेचुरल संख्या है वो 3 है, 3 2 6, 6.25। उसके बाद 0 0 ही रहेगा, इसका भी 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर ये 25 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। 3 के बाद जो नेचुरल संख्या है वो 4 × 3 12 आ जाएगा। उसके बाद ये भी देखिए ये 25 और इसके बाद जो नेचुरल संख्या है वो 5, तो 5 जो है बटा 4 उसका हो जाएगा 20। और उसके बाद है ना देखिए ये है ना 4 है, 4 × 4 वो बन जाएगा आपका 16। तो इस प्रकार से बहुत केयरफुली आपको डी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1 0 12.25, फिर 4 6.25, 0 0 12.25, 20.25 और 16। इस प्रकार से डी की वैल्यू मिली। अब देखिए यहाँ पर हमें ये सब मिटा रहे हैं यहाँ पर। अब हमें डी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए है ना आप विदाउट कैलसी भी इसका टोटल कर सकते हैं। ये 25 पैसे, ये 25, 50 पैसे, ये 75 पैसे, ये 25, 1 रुपया हो गया। 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपये हो गए, 2 और है ना 12, फिर 14 रुपये हो गए, 18 रुपये हो गए, 24 रुपये हो गए, 36 रुपये हो गए, 56 रुपये हो गए, और 56 प्लस 16 है तो वह हो जाएंगे आपके 72। तो 72 ये जो है आपका देखिए समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मिला है आपको। अब देखिए हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है वह अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से पी टाइप लिखा जाता है, पर इसको RHO, इसको रो पढ़ते हैं, रो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखिए ये 6 है, 6 समेशन डी स्क्वायर
इसके बाद अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर है और -1 है ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। बस ये जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है आपको है ना इस फॉर्मूला में है ना पुट अप करनी है। n की वैल्यू ऑलरेडी 10 आपको पता है। इस प्रकार से, अरे एक है ना भूल गए हम, देखिए सॉरी, यहाँ पर 1 माइनस है वो रो इज इक्वल टू 1, ये बात ध्यान में रखिए। देखो हम भूल गए थे 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। अब देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से हम एक भूल गए थे, आप करते क्या जाओगे, ये सब वैल्यू पुटअप करते जाओगे, परंतु लास्ट स्टेप में 1 माइनस जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वह निकालना है, माइनस करना है, तब जाके आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस प्रकार से मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिए। 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, यह फॉर्मूला है इसका। बस इस फॉर्मूले को अब हम जो हमें वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट अप करते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं हम रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, आपको है ना समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिली 72। नीचे देखिए n की वैल्यू पता है आपको 10, फिर n स्क्वायर, यहाँ पर 10 स्क्वायर -1 आएगा, ये क्लोज। अब देखिए इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते जाइए। 1 माइनस 72 और है ना देखिए ये 6 जो है ना इस प्रकार से ही लिख देंगे हम एक बार। अभी है ना देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 माइनस ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर जो है वह 100 होता है, 100 माइनस 1, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे इज इक्वल टू 1, फिर माइनस, आप है ना इसका है ना कहीं जो है वह गुना कर सकते हो, फिर कर लीजिए, फिर 4 3 2 इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए क्या करना है, 10, अब यहाँ पर ब्रैकेट में है ना 100 में से 1 चला जाएगा तो 99 बचेंगे आपको। स्टेप यहाँ पर ले रहे, फिर आओगे फर्दर, फिर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3 2। अब देखिए यहाँ पर 99 है और यहाँ पर 10 है, इसका मतलब 10 इंटू 99 इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 1 माइनस 4 3 2, फिर इसका और इसका गुना कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 990। 1 माइनस 4 3 2। अब देखिए 432 डिवाइडेड बाय 990, आप यदि इनके कैलसी में करेंगे तो आपको है ना वैल्यू किस प्रकार से मिलेंगी वो हम बताएंगे। देखिए आपको इस प्रकार से वैल्यू मिलेंगी 4 3 6 3 6 3 6 और इस प्रकार से लास्ट में 7 मिलेगी या 6 भी मिल सकती है। तो आप देखिए ये पॉइंट के बाद में थर्ड जो नंबर है वह 6 आया, तो इसका मतलब सेकंड नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, वह 44 बन जाएगा। अब इसको हटा दो आप, तो फिर है ना ये बन जाएगा आपका 0.44। अब देखिए 1 रुपए में से 44 पैसे यदि चले जाएंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे 0.56। Therefore, coefficient of correlation is 0.56। ये लिखेंगे तो
उसकी वैल्यू रहेगी, देयरफॉर इसको रो बोलेंगे, रो इज इक्वल टू 0.56। ये आप इसका देखिए अर्थबोध आपको स्पष्ट करना है। अब अर्थबोध है ना स्पष्ट कैसे करेंगे, देखिए जो टेस्ट 1 है और टेस्ट 2 है, इन दोनों का जो है ना सहसंबंध गुणांक या गुणक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें मिला 0.56। इसका तात्पर्य यह पॉजिटिव है, धनात्मक है क्योंकि माइनस की साइन नहीं है, यह पॉजिटिव है। परंतु उसके साथ साथ टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का जो सहसंबंध है वह मॉडरेट एवरेज है, क्योंकि है ना देखिए 50 से लेके 56 या 60 के आसपास उसको एवरेज माना जाएगा, तो वह सहसंबंध जो है सामान्य कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। परंतु देखिए फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में यदि सहसंबंध जिगजैग वे में चलेगा तो वह सहसंबंध मॉडरेट माना नहीं जाएगा, कम ज्यादा, जैसे कि आपके हार्ट बीट की जो रेखाएं होती है इस प्रकार का सहसंबंध प्रॉपरली माना नहीं जाएगा, वह ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मॉडरेट नहीं कहेंगे। अब देखिए इसका अर्थ बहुत स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे, उस टेबल का प्रयोग करके आप इसका अर्थ बहुत स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रैंक 1, रैंक 2 निकाले, डी निकाले, डी का स्क्वायर निकाला, फिर समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकाला, फिर वो फॉर्मूला में हमने पुटअप किया और फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद हम सहसंबंध गुणांक निकाल रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।